अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तु'तुस सुफ़हाअ अम्वालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा व क़ाल अयज़न वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन में मौजूद मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, डैस पर तशरीफ़ फरमा डिग्नेटरीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुक्म हुआ है कि खिदमत और सेवा म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऑपरेशंस और इसके जितने प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स शरीयत की रूह में क्या इनकी हैसियत है, इसके क्या अहकाम है, उस पर कुछ रोशनी डाली जाए। मैं अपनी बात रखने से पहले तमहीदन 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुबारक दीन के अंदर बहुत सारे मसाइल का हल है, बल्कि इंसानियत के हर मसले का हल है। हमारा दावा भी यही है, हम बारहा अपने तकारीर के अंदर यही कहते हैं कि इस्लाम एक दीन मुकम्मल है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तो जब दीन मुकम्मल है तो दिन इंसान की हर ज़रूरत का हल इसके अंदर है, लेकिन हमारी कोताही ये है कि हम उस हल को तलाश करने की कोशिश नहीं करते। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब जो मशहूर है इह्या उलूमुद्दीन, इसके अंदर शरीयत के 5 मकासद बयान किए हैं। पूरा जो इस्लामी कानून है जिसको हम शरीयत मुतहरा कहते हैं, इसके 5 मकासद हैं। इसमें एक मकसद दीन की हिफाजत भी है, जान की हिफाजत भी है, एक मकसद माल की हिफाजत भी है। आमतौर पे अवाम के ज़बान में और उनके जहन में ये चीज़ है कि माल की कोई अहमियत नहीं। ऐसा नहीं है, माल की दीन इस्लाम के अंदर बहुत अहमियत है। इसीलिए अल्लाह ने सूरह निसा में कहा वला तु'तुस सुफ़हाअ अम्वालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, कि तुम्हारा माल तुम नादानों को ना दो जो खर्च करने की तमीज़ नहीं रखते। ये माल क्या है तुम्हारा? अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, तुम्हारी इस दुनियावी ज़िंदगी का क़ियाम और उसका दारोमदार इसी माल के ऊपर है। इसीलिए माल की हिफाजत के लिए बहुत सारे अहकामात हैं। माल की हिफाजत के लिए वरासत का निज़ाम है, माल की हिफाजत के लिए सूद से बचने का हुक्म है, और माल की हिफाजत के लिए दूसरे अहकामात है, रिश्वत नहीं लेना है, इस तरह के बहुत सारे अहकामात। इसकी अहमियत को बयान करने के लिए उलमाए कराम ने अपनी किताबों के अंदर एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी। इंसान क्या है? कश्ती की मानिंद है, और कश्ती बनाई गई है कि वो पानी के अंदर जाए। अगर कश्ती के आजू बाजू में पानी ही ना हो तो वो कश्ती चल नहीं सकती, लेकिन वही पानी अगर ज्यादा होकर कश्ती के अंदर आ गया तो वो भी उस कश्ती की हलाकत का सबब बन जाता है। तो इसी तरह इंसान की जिंदगी, उसकी जिंदगी चलने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर वो पैसा उसके पास नहीं होगा तो उसकी जिंदगी का गुजार बहुत मुश्किल है, चल ही नहीं सकती। लेकिन वही पैसा हद से ज्यादा उसके पास आ गया, गलत तरीके से, जो पानी कश्ती के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, उसी तरह पैसा उसके पास सही तरीके से आना चाहिए था, उसके बजाय अगर गलत तरीके से आ जाता है तो उसकी वो हलाकत का सबब बनता है, दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर। तो इस तमहीद के साथ हमको ये इसकी ज़रूरत है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अभी ये जो एक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, AP मैक्स एक्ट, आंध्र प्रदेश म्यूचुअल एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, हिंदुस्तान का सबसे पहला ऐसा कोऑपरेटिव एक्ट है जिसके तहत आप एक बिला सूदी इदारा मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट की निगरानी में और गवर्नमेंट की मालूमात के हिसाब से आप चला सकते हैं। इस्लामिक बैंकिंग एक्ट 1949 का, जब तक कि उसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं होते, एक इदारा बैंक के तौर पे शरई उसूल पर तमवीली काम नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरा रास्ता है, दूसरा लीगल ऑप्शन हमारे पास इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, और सबसे पहले इस तरह के लिबरल एक्ट्स की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अंदर मैक्स एक्ट के तहत हुई। इसके बाद में कर्नाटक में सौहार्दा सोसाइटी एक्ट आया 97 का, और बाद में दूसरे स्टेट्स के अंदर भी इस तरह का एक्ट आया। तो इस एक्ट के तहत एक ब्रॉड गाइडलाइंस दे दिए गए, लेकिन साथ में ये जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको ये इख्तियारात हैं
कि आप अपने बायलॉस इस तरह फ्रेम करें, आपकी मर्जी है। आप सूद लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे, इस पर कोई रुकावट नहीं। इसी तरह मेंबर्स को जब आप लोन देंगे या फाइनेंसिंग करेंगे, उस पर पैसा इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, ये बायलॉस के तहत है। और बायलॉस को फ्रेम कौन करेंगे? सोसाइटी के मेंबर से ही करेंगे। तो इस एक्ट के तहत तकरीबन आंध्र प्रदेश के अंदर 20,000 सोसाइटियाँ हैं। 20,000 जिसमें सूदी भी हैं, बिला सूदी भी हैं। और 20,000 सोसाइटी का ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ, ये तकरीबन 3-4 साल पहले का फिगर है। मजीद और इसमें के अंदर रजिस्टर हो गए। और हमारी गफलत यह है कि इस तरह का एक्ट है, हमको मालूम नहीं। गैर मुस्लिम हमारे जो भाई हैं, उनके यहाँ 20,000 सोसाइटीज़ हैं। आपके अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 3,000 से ज़ायद सोसाइटीज़ इसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं। और हमारी एक सोसाइटी इतने दिन के बाद है, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जब भी तौफीक दी है तो इसको सही तौर पे हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बात अब नेक्स्ट इसके ऑपरेशंस पे हम आते हैं। तो इस बायलॉस के अंदर ये हमने फ्रेम किए हैं खिदमत अनंतपुर के अंदर, कि हम फंड मोबिलाइजेशन जो करेंगे, लोगों से, मेंबर से जो हमारा पैसा लेंगे, वो 3 तरह के डिपॉजिट्स होंगे। एक तो डेली डिपॉजिट्स। डेली डिपॉजिट्स उन लोगों से जिनकी डेली बिजनेस एक्टिविटी है, दुकान है या फिर ठेला बंडी है, जो भी काम उनकी डेली इनकम जहाँ पे होती है, ऐसे लोगों के लिए डेली डिपॉजिट है। तो इसमें उनके लोकेशन के ऊपर हमारा कैश कलेक्टर जाता है और जा करके डिपॉजिट कलेक्शन करता है। इसलिए कि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो वन मैन शो होता है, उनके लिए उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो रोज़ाना की सेविंग्स जो है ला के डिपॉजिट कर सकें। और दूसरा डिपॉजिट है सेविंग्स अकाउंट। तो ये सैलरीड लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए है। तो इसमें भी वन टाइम जो है उनको ब्रांच पे आके डिपॉजिट करना पड़ता है, कम से कम अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। और तीसरा डिपॉजिट है टर्म डिपॉजिट, जो असहाब खैर हजरात हैं जिनके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, वो फिक्स डिपॉजिट में रखने के बजाय हमारे यहाँ पैसा रखते हैं ताकि उस पैसे का सही तौर पे इस्तेमाल हो सके। तो जितने भी डिपॉजिट हो, चाहे डेली हो, सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट, इस पे कोई इंटरेस्ट हम नहीं देते। नॉर्मली आप बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट आता है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ना ही कोई दूसरे चार्जेस हैं, जैसे SMS चार्जेस हैं या इस तरह के जितने भी चार्जेस आपको बैंक में डिडक्ट होते हैं, उस तरह के कोई चार्जेस नहीं हैं। तो इस एतबार से आपका जो डिपॉजिट है वो हम कर्ज की शक्ल में देते हैं। गोया कि डिपॉजिटर सोसाइटी को कर्ज की शक्ल में, बिला सूदी कर्ज की शक्ल में देता है, और जब चाहे वो डिपॉजिट विड्रॉ कर सकता है तो कर्ज की वापसी होती है। तो ये जो ताल्लुक है डिपॉजिटर और सोसाइटी के दरमियान, वो कर्ज की सूरत में है और इस पर कोई मजीद रकम उसको डिपॉजिटर को नहीं मिलती। तो इस तरह से ये बिला सूदी डिपॉजिट है। दूसरी तरफ जो पैसा सोसाइटी की तरफ से मेंबर को जाता है, जिसको हम फाइनेंसिंग कहते हैं, या सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स की तरफ जो पैसा जाता है, वो 3 प्रोडक्ट्स हैं, उसके भी 2 तरीके से हम पैसा देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कोर प्रोडक्ट है वो बिजनेस गुड्स लोन है या बिजनेस गुड्स फाइनेंसिंग। सही लफ्ज़ फाइनेंसिंग है, लेकिन आवाम की ज़बान पे और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको लोन ही कहा जाता है। तो बिजनेस गुड्स के लिए, मान लीजिए कोई ताजिर हमारा मेंबर है, तो उसको अपने बिजनेस गुड्स परचेज करने के लिए पैसा चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी की जो है चप्पल की दुकान है, तो उसको 1000 पेयर चप्पल मंगाना है। तो वो अगर नॉर्मल, उसके पास जो सूदी ऑप्शन ये है कि वो बैंक पे जाता है लोन अवेल करने के लिए या मनी लेंडर के पास जाता है, तो उसको पैसा दे देता है। अब पैसा देने के बाद उसको कोई सरोकार नहीं कि पैसा वो कहाँ खर्च करता है, चप्पल खरीदने के लिए खर्च करता है या किसी और के लिए, उससे उसको मतलब नहीं। उसको चाहिए कि जो सूद तय हुआ है वही सूद उसको वापस करना है बवक्त। लेकिन अगर वो वक्त गुजर जाता है तो उस सूद पे भी मज़ीद सूद कंपाउंड होता है। तो ये तरीक़ेकार आम है। लेकिन हमारे पास अगर मेंबर आता है बिज़नेस रिक्वायरमेंट के लिए, अपना सामान स्टॉक परचेस करने के लिए, तो हम उसको पैसा बशक्ले कर्ज नहीं देते। हम उससे कोटेशन लेते हैं कि आपको इस पैसे का इस्तेमाल क्या करना है। वो कहता है कि मुझे फ़लाँ वेंडर से फ़लाँ चीज़ें इतने पेयर्स, इतनी क्वालिटी के, इतनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए। तो ये जब कोटेशन लेकर के आता है तो उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, उसकी ट्रांजैक्शन को देखा जाता है, 3 महीने की डिपॉजिट हिस्ट्री या प्रीवियस लोन हिस्ट्री उसने कैसे क्लोज की है। उसको देखने के बाद उसकी लिमिट जब तय की जाती है, मान लीजिए कोटेशन 50,000 का है, 50,000 का माल ख़रीदना है और उसकी लिमिट भी 50,000 की है, तो BMC अप्रूव कर देती है कि इसको, इस मेंबर को ये फाइनेंसिंग सैंक्शन कर दी। जब सैंक्शन हो गया
तो हम अपने इसी मेंबर को मेंबर एजेंट बनाते हैं कि आप सोसाइटी के लिए ये सामान आप खरीदिए, खरीदने के बाद सोसाइटी को आप मुत्तला करेंगे, यानी उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो जब सामान खरीदा जाता है, वेंडर को पेमेंट हो गया और सामान सीधा मेंबर के पास आ गया उसकी दुकान पे, तो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव, आमतौर पे जो कैश कलेक्टर होता है, जो रोज़ाना कैश कलेक्शन करने के लिए जाता है, तो वो गुड्स को वेरीफाई करता है कि वाकई में परचेजिंग हुई है या पैसा कहीं दूसरी जगह लगा है। तो जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से होता है कि सामान आ गया, अब सोसाइटी इस सामान पे अपना प्रॉफिट ऐड करके मेंबर को बेचेगी। तो इसी को फ़िक़ही किताबों के अंदर मुराबहा लिल आमिर बिश्शिरा कहा जाता है। मुराबहा जो है, एक बहुत सारी तिजारती शक्लें हैं फ़िक़ह के अंदर। बै सलम है, बै मुराबहा है, और बै इस्तिस्ना है, बै सर्फ है। बहुत सारी किस्मों में से एक किस्म जो है मुराबहा है, जो आमतौर पे दुनिया के अंदर जो 70 से ज़्यादा इस्लामिक बैंक्स हैं, उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट मुराबहा के तहत ही वो लोग फाइनेंसिंग करते हैं। तो इसमें और सूद में फ़र्क ये है कि सूद में आपको पैसा एज ए लोन दिया जाता है, कर्ज के तौर पे दिया जाता है। अब वो पैसे का इस्तेमाल कहीं भी करें, आपको उस रकम के से ज़ायद जो है आपको अदा करना होता है। तो यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपको सामान बेचा जा रहा है मुनाफे के ऊपर। 50,000 में हमने सामान ख़रीदा और जो नॉमिनल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हम उस पर अपना मार्कअप ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं। मान लीजिए 52,000 में हमने मेंबर को सामान बेच दिया और 52,000 मेंबर अकसात में एक वक्त अदा करने की उसको ज़रूरत नहीं, जो उसकी कैपेसिटी है। अगर जैसे डेली इनकम है तो उसको 100 इंस्टॉलमेंट्स में उसको इक्वली अदा करना पड़ता है। इसी प्रोडक्ट के तहत, मुराबहा के तहत, हमारे पास कंज्यूमर गुड्स लोन भी। तो कंज्यूमर गुड्स लोन, इसकी मुद्दत जो है वो ज़्यादा है। नॉर्मली जो है वो कंजम्पशन एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर अगर बिजनेस ही है जिससे इमीडिएट रिटर्न जनरेट नहीं होता, या फिर जैसे बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज करना है, तो इस तरह के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग्स के लिए हम मुराबा कंज्यूमर गुड्स लोन करते हैं। तो इसमें 10 मंथ्स प्लस जो ग्रेस पीरियड 50 डेज है, तो तकरीबन 1 साल के लिए मेंबर जो है वो अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से डेली या मंथली उसकी रीपेमेंट करना शुरू कर देता है। तो इन दोनों के तहत जो है हम एज ए सिक्योरिटी मेंबर के पास हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है। इंशाल्लाह जब अब ब्रांच ओपन हो जाएगा तो आपको तफसीलात सामने आएंगे। तो किसी प्रोडक्ट के लिए चेक है, तो किसी के लिए जो हम माल खरीदते हैं, जो एसेट खरीदते हैं, उसी को हम कोलेटरलाइज भी करते हैं। तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका मुराबहा। तीसरा प्रोडक्ट हमारा कर्ज है। आमतौर पे अवाम की ज़बान में इसको कर्ज हसना कहा जाता है। ये कर्ज हसना नहीं, कर्ज हसना सदक़े को कहते हैं शरीयत मुताहरा के अंदर। तो ये यहाँ पे सदका नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन 100% चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये प्योरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्रॉफिट मोटिव नहीं है इसका। इसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। दूसरे सोसाइटीज़ का जो मकसद होता है, दूसरे सोसाइटीज़ का या बैंक्स का जो मकसद होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। बैंक्स के शेयर होल्डर्स गिने चुने होते हैं। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसका अल्टीमेटली प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को जाता है। तो यहाँ पे हर मेंबर जो है इस सोसाइटी का वो शेयर होल्डर है। मैक्स एक्ट की खूबी यही है कि इसमें जो भी मेंबर होगा वो इस सोसाइटी का शेयर होल्डर होगा। तो इसीलिए इसके बायलॉज में हमने मेंशन ये किया है कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन अलबत्ता बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ चलाया जाएगा। तो तीसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो कर्ज है, जिसको हम डिमांड लोन कहते हैं। तो ये जहाँ पे परचेजिंग रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, जहाँ पे मेंबर को जो है गुड्स परचेज नहीं करना है, पैसों की ज़रूरत है, मेडिकल नीड है, या बच्चों की फ़ीस पे करना है, या कोई पुराना लोन क्लोज करना है। तो जहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी डेट उसका एस्टैब्लिश हो गया है, तो ऐसी सूरत में हम उसको कर्ज देते हैं डिमांड लोन की शक्ल। तो ये जो डिमांड लोन है इसकी मुद्दत 180 दिन है, ग्रेस पीरियड 1 महीना। तो 7 महीने के अंदर इसको अदा करना होता है। अलबत्ता इसमें भी चूँकि हमारे अखराजात हैं, सोसाइटी जब आप चलाएंगे तो एक कमर्शियल एरिया में हमारा लोकेशन, वहाँ का किराया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंटरनेट बिल है, स्टाफ के सैलरीज है, और दूसरी टेक्नोलॉजी हम जो अवेल कर रहे हैं, लेटेस्ट क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो उसके सब्सक्रिप्शंस हैं, सर्वर के एक्सपेंडिचर हैं। तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसको एक कॉस्टिंग सिस्टम के तहत हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद मेंबर को वो सर्विस कॉस्ट अदा करना होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब डिमांड लोन में कर्ज भी देते हैं तो एक तखमीनी तौर पे एक अंदाज़न जो है हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से 4% एक्स्ट्रा अमाउंट्स एज ए सर्विस चार्ज मेंबर हमको पे करता है।
मान लीजिए 1 लाख रुपए का उसको कर्ज दिया गया, तो 1,04,000 रुपए मेंबर जो है रीपे करता है। दूसरी जगह से जैसे पहले काट करके पैसा 96,000 नहीं देते उसको 1 लाख मिलते हैं पैसे, और रीपेमेंट जो करता है वो 1,04,000 अकसात में डेली या मंथली जैसी उसकी इनकम एक्टिविटी उस तरह से वो रीपे करता है। तो इसमें इसको सर्विस चार्ज कहा जाता है। और सर्विस चार्ज और इसमें सूद में फ़र्क ये है, सूद क्या है, उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। नॉर्मली बैंक जब आपको सूद देता है तो उसके 3 हिस्से होते हैं। बैंक जब 12% या 15% आपको सूद इंटरेस्ट देता है या इंटरेस्ट जो चार्ज करता है लोन के ऊपर, उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स का मतलब उस पैसे को मुहैया करने में, उसको मोबिलाइज करने में जो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट उसको देना है। जाहिर सी बात है डिपॉजिटर्स उसके पास फ्री में तो नहीं रखेंगे पैसा, तो जो सेविंग्स डिपॉजिट्स है या करंट अकाउंट्स है या दूसरे फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उनको जो इंटरेस्ट देना है वो भी किससे बैंक वसूल करता है, जिसको लोन देना है उसके ऊपर उसका बर्डन होता है। तो इंटरेस्ट का एक कंपोनेंट जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स है। दूसरा कंपोनेंट जो है ब्रांच के अपने ओवरहेड्स हैं, उसके एक्सपेंसेस है, ब्रांच के अखराजात है। और तीसरा कंपोनेंट ब्रांच का अपना प्रॉफिट है। मान लीजिए 12% सूद बैंक ने चार्ज किया, 6% जो है डिपॉजिटर्स को चला गया, 3% जो है वो उसके अखराजात हैं, तो 3% बैंक का मुनाफा है। तो ये सूद है। तो सूद की तारीफ ये है कि आप कर्ज जब भी देते हैं तो उससे जो आपको मुनाफा अगर 1 पैसे का भी होता है तो वो सूद है। लेकिन सर्विस चार्ज इससे मुख्तलिफ है। सर्विस चार्ज में क्या है कि सोसाइटी आपको पैसा दे रही 1 लाख रुपए, आप रिटर्न 4,000 कर रहे हैं, और जो 4,000 है ये मेंबर्स या सोसाइटी के प्रॉफिट में नहीं जाएगा। तो इससे पहले सबसे पहले जो जितने एक्सपेंसेस हैं वो कवर किए जाएंगे। तो मान लीजिए जब अकाउंटिंग पीरियड आपका ख़त्म हुआ अप्रैल 1 से मार्च 31 तक, अकाउंटिंग पीरियड हमने देखा कि उसमें ये जो पर्टिकुलर लोन है 1 लाख रुपए का, इसको प्रोसेस करने में और रिकवर करने में हमको 3,500 रुपये का खर्च आया है, और मेंबर ने 4,000 रुपये टेंटेटिवली पे किए थे। तो हमारी सोसाइटी ये करती है कि जब साल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक कॉस्टिंग सिस्टम है, तासीस नाम का एक इदारा है जो शरिया एडवाइजरी करते हैं, और इनका ये जो कॉस्टिंग सिस्टम है इसको फ़ुक़हा कराम ने अटेस्ट किया है कि ये जो अखराजात की तायीन है ये बिल्कुल शरीयत के मुताबिक है, और फ़ुक़हा ने इसको अटेस्ट किया है, जिसमें नामवर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का अटेस्टेड एक कॉस्टिंग सिस्टम है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन के बाद हर लोन का एक कॉस्ट आ जाता है कि मान लीजिए इस लोन के लिए 3,500 रुपये का खर्च आया, तो ये जो 500 रुपये मजीद मेंबर से लिए गए थे उसी मेंबर को वापस किए जाएंगे, उसके डिपॉजिट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, सोसाइटी को 3,500 रुपये जायद आए थे, वो 3,500 अखराजात में चले गए। सोसाइटी का जो प्रिंसिपल अमाउंट था 1 लाख, वही 1 लाख सोसाइटी को वापस आया। तो ये भी जो इजाज़त दी गई है सर्विस चार्ज की, ये ज़रूरत के तहत सिर्फ बिलासूदी इदारों के लिए है। जो देखना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक रेजोल्यूशन की कॉपी भी है। मजमा फ़िक़्ह इस्लामी, जिसको इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया कहा जाता है, उनके हर साल जदीद फ़िक़ही मसाइल के ऊपर रेजोल्यूशंस पास होते हैं। तो ये तीसरा फ़िक़ही सेमिनार था जो सन 1990 के अंदर दारुल उलूम सबील रशाद बेंगलुरु के अंदर मुनाकिद हुआ था। तो इस साल में मुनाकिद होने वाले फ़िक़ही सेमिनार में, तीसरा फ़िक़ही सेमिनार इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया का, तो उसमें गैर सूदी इमदादी सोसाइटियों के अखराजात के ताल्लुक़ से भी फ़ैसला लिया गया था। तो उसमें 3 तजावीज़ आए थे। सबसे पहले ये कि इस तरह के सोसाइटीज़ का क़याम बहुत ही ज़रूरी है। अब रहा सवाल इन सोसाइटी के अखराजात को बेयर कौन करे, इसको बर्दाश्त कौन करे। तो इसमें सबका इत्तेफाक ये था कि जो भी कर्ज दिया जाएगा उससे मज़ीद या उससे जो भी नफ़ा होगा वो सूद के ज़ुमरे में आएगा। तो सबसे पहली तजवीज़ ये थी कि इन अखराजात को पूरा करने के लिए अस्हाब खैर से डोनेशंस लिए जाएँ, सदक़ात लिए जाएँ। जिस तरह मस्जिद का, मदरसे का या दूसरे दीनी इदारों का मैनेजमेंट होता है तबर्रुआत के ज़रिए से, डोनेशंस के ज़रिए से, उस तरह किया जाए। तो अगर ये चीज़ मुमकिन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये सजेस्ट किया गया फ़ुक़हा ने कि आप जो आपके पास फ़ंड जमा होता है, जो कैपिटल जमा होता है आपके पास, उसका एक हिस्सा हलाल तिजारतों में लगाइए, उससे आने वाले मुनाफे से आप जो है इन सोसाइटी के अखराजात को पूरा करें।
और रही बात, अगर ये दोनों ऑप्शंस भी आपके सामने मुमकिन नहीं है, डोनेशन से भी सोसाइटी को चलाना मुश्किल है, और दूसरी बात इस तरह के हलाल इन्वेस्टमेंट्स आपके पास नहीं है, तो तीसरी सूरत में मजबूर की हालत में आप जो वाकई अखराजात हैं, एक्चुअल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, वाकई इंतज़ामी अखराजात जो हो रहे हैं, वो आप ले सकते हैं, वो भी रुख्सत के तहत है। तो ये हर इंसान के लिए नहीं है, मुनफरिद अफराद के लिए नहीं है, ये इस तरह के जो इज्तिमाई बिलासुदी सोसाइटीज़ हैं जिनका मकसद फलाह का है, रिफ़ाह आम का है, और मुसलमानों के अंदर इस सूद की लानत को ख़त्म करना है, ऐसे मकासद रखने वाली सोसाइटीज़ के लिए ही है। कहीं ये आप ये ना सोचें कि यहाँ पर सर्विस चार्ज की इजाज़त है तो मैं भी किसी इंडिविजुअल को लोन दूंगा तो उस पर सर्विस चार्ज कलेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सोसाइटीज़ के लिए है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जाने के बाद डॉक्टर आपको एक दवा प्रिस्क्राइब करता है, तो आप प्रिस्क्रिप्शन लेके ये नहीं कहेंगे कि फला आदमी को ये बीमारी थी, डॉक्टर ने उसको वो दवा सजेस्ट की तो मैं भी वही दवा ले लेता, ऐसा नहीं होता। हर आदमी का, हर मरीज़ का प्रिस्क्रिप्शन अलग होता है, उसके वाइटल्स अलग होते हैं, उसका ब्लड प्रेशर का लेवल अलग, उसकी शुगर का लेवल का अलग, उसकी कोलेस्ट्रॉल अलग। इसी तरह यहाँ पे फतवा का भी होता है, एक फतवा आप दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो इजाज़त है, ये जो रुख्सत है, ये जो फ़िक़ही सेमिनार के अंदर रेजोल्यूशन पास किया गया है, बिलासुदी सोसाइटीज़ के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से सोसाइटीज़ का क़याम हुआ, सबसे पहले 2012 में खिदमत मेदक जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, उसका एक ज़िला वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ। तो जब से लेकर अब तक तकरीबन कई सोसाइटीज़ आए हैं, आपके सामने तफासिल आएंगे। अलगरज ये कि 2020 तक और 2020 तक हमने कॉस्टिंग सिस्टम किए और तकरीबन 22 लाख रुपए हमने इस तरह के डिमांड लोन्स में सर्विस चार्ज वसूल किया था, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे अखराजात तकरीबन 14-15 लाख आए थे। तो बकिया जो रकम थी तो वो हमने उन्हीं लोनीस को क्रेडिट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 साल का अभी करंट कॉस्टिंग सिस्टम जारी है, 2021 और 2022 का। तो ये इस तरह का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारे यहाँ। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स की तफसील थी। उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। इससे मुतालिक आपके कुछ सवालात होंगे तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस निज़ाम के अंदर कामयाबी अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।